ये आजकल एक स्टेटस सिंबल है हाँ। कि मेरी भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, मेरा भी बॉयफ्रेंड होना चाहिए। हाँ। चाहे उसको उन बच्चों को अभी तक इतना उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई है कि ये क्यों होने चाहिए। हाँ। हो रहे हैं जिनके हाथ में, पेरेंट्स के हाथ में फ़ोन है, तो उनको कैसे पता है कि बिना फ़ोन के कैसे रहते थे? कैसे? पता है। अभी हमने जैसे पहले बात की थी फ़ोन्स को लेके, जी, जी। तो जैसे टीनेजर में ये क्रेज़ बहुत बढ़ रहा है आजकल। फ़ोन्स देखते हैं, फ़ोन साइट्स हैं क्योंकि अवेलेबल है, पूरा अवेलेबल है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल है। तो क्या जो बच्चे फ़ोन्स ज़्यादा देखते हैं, जैसे आपने बोला कि उनका डोपामाइन का जो एक रेंज होता है वो बहुत हाँ, हाई बहुत होता हाई है। हो जाता है। तो उनका जो एक फ़िज़िकल अपीयरेंस है उस पर कि ये बच्चा ज़्यादा फ़ोन देखता है और ये बच्चा नहीं देखता है। तो क्या उनका फ़िज़िकल अपीयरेंस में भी कुछ सिम्पटम दिखाई देते हैं जो कि पेरेंट्स समझ पाएँ? क्योंकि पेरेंट्स ऐसा तो नहीं है कि हर टाइम उनको ऑब्ज़र्व ही करेंगे। तो पेरेंट्स कैसे समझ पाएगा कि मेरा बच्चा जो है वो फ़ोन्स एडिक्टेड हो चुका है? देखिए, टीनेजर्स को ये बात बहुत ऑकवर्ड लगती है कि जैसे पेरेंट्स बोलते थे, अरे हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था। जेनज़ी और अल्फा जनरेशन है, उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था। तो ये जो अभी एक सोशल मीडिया का जो डिजिटल वर्ल्ड जी, जी। जो है, इसमें क्या है कि इंस्टाग्राम है, ये जो आजकल के जो टीनेजर्स हैं, स्पेशली गर्ल्स और बॉयज़, इनको जो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको बहुत हर्ट कर रहा है क्योंकि हमेशा आपने सुना होगा कि लड़की बोलती है कि मैं ऐसी नहीं दिख रही हूँ जैसी वो दिखती है। लड़का बोलता है मेरा ऐसा फिज़िक नहीं है, मैं तो जिम जाऊँगा, ऐसा फिज़िक बनाना है कि जैसा वो है। तो उसने ये बोला कि मेरे को मेरी मदर ही बोलती हैं कि तू देखने में कैसी है, कि तू देखने में अच्छी नहीं है, और जो लड़का तुझे एक बारी हाँ कर देगा उसको हाँ कर देना। मदर ने ही इतना कॉम्प्लेक्स पैदा कर दिया कि मैं अच्छी नहीं हूँ और तुझे जो आएगा उसको हाँ कर देना। जी, जी। उनका जो न्यूरोलॉजिकल पैटर्न जो है, होते हैं हाँ। वो उसमें क्या चेंजेस होते हैं? ये हमारे ड्रग्स वगैरह जो बच्चे लेते हैं वो ज़्यादातर 20 से 25 की एज तक ही बच्चे लेते हैं। वो लोनलीनेस, अकेलापन एक खालीपन। नेगेटिव वो है। जब बच्चे में ये सारी चीज़ें आती हैं तो बच्चा बाहर की तरफ को जाता है। अच्छा, जैसे अभी हमने बात की छोटे बच्चों की। जी। अभी हम थोड़ा-सा टीनेजर की तरफ चलते हैं, जो कि अभी प्री एडल्ट एज में हैं। तो उनमें आजकल आपने देखा होगा कि बच्चों में ना आइसोलेट होने का और एक चिड़चिड़ापन और एक गुस्सा, एक अलग सा ही उनका एक मतलब बिहेवियर पैटर्न बनता जा रहा है। जो बच्चे 14, 15, 16, 17 साल के, जिन्हें हम जनरेशंस बोल रहे हैं। जी, जी। तो पेरेंट्स का एक्चुअली वो पेरेंट्स से कनेक्ट ही नहीं होना चाहते हैं। अगर पेरेंट्स उनसे कनेक्शन बनाना भी चाहें तो वो कनेक्ट ही नहीं होना चाहते। मैं खुद का काम कर रहा हूँ, मैं बिज़ी हूँ या मैं ऐसा हूँ। तो बिल्कुल। वहाँ पर पेरेंट्स कैसे करें? क्योंकि बच्चा तो बड़ा हो चुका है, आप उसको डाँट के या उसको तो आप समझा नहीं बिल्कुल, सकते। बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल। कैसे करें फिर? एक्चुअली में जो प्री टीनेज होती है और टीनेज होती है ना, उसमें बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रही होती है उसमें वो चाहता है कि मैं की उसमें भावना आ जाती है कि मैं खुद करूँगा और मुझे सब कुछ पता है। ठीक है। मतलब कि फिजिकल हाँ। लेवल पे वो अपने आप को एक प्रेजेंट हाँ, उसको समझने उसको लगता अपनी है। आइडेंटिटी फ़ील होती है और ये सबके साथ होता है और ये गलत नहीं है। उस टाइम पे मैं पेरेंट्स को बोलूँगी कि बच्चे को ज़रूर स्पेस दें। ओके। स्पेस देनी चाहिए बच्चे को क्योंकि वो चाहता है, तो उसको टाइम दीजिए। क्योंकि जब हम बच्चे के लिए हम बताते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ डील कैसे करना है और टीनेज के साथ डील कैसे करना है, ये टोटली डिफरेंट है। छोटे बच्चों के साथ हम इन्वॉल्व होके डील करते हैं और बड़े बच्चों के साथ जब टीनेज होते हैं तो उन बच्चों को हमें स्पेस देनी है कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे उनको फ्रीडम देनी है। ये नहीं है कि हर टाइम उनको बांध के रखना है, तो फिर वो क्या होता है कि वो आउटबर्स्ट फिर एकदम से होता है और काफ़ी नेगेटिव चीज़ें होती हैं। अच्छा, जैसे हमने ये कहा कि जो टीनेजर्स हैं जी। उनमें और पेरेंट्स में कम्युनिकेशन गैप बनता जा रहा है। जैसे हमने कहा कि हमें उन्हें इसको स्पेस देना है, बट हो सकता है कि वो स्पेस देना एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट कर दे। तो वहाँ पर इस चीज़ को हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि कब हमें स्पेस देना है और कब हम उनसे कनेक्शन करें बच्चों से। तो जब वो मूड बच्चा को खुद चाह रहा है, समझना। हाँ, मूड स्विंग्स इस हाँ, एज में मूड स्विंग्स भी मूड होते हैं, स्विंग्स बहुत बिल्कुल। होते हैं। तो जब बच्चा चाह रहा है, जब बच्चा बोल रहा है कि नहीं मेरे से अभी बात मत करो, तो छोड़ दो उसको।
लेकिन एक टाइम आता है कि बच्चे 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद आप पूछो जाके। और इसके लिए यही मैं बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग से जो एक कनेक्शन जो मैं बोल रही हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग से जो कनेक्शन उसका पेरेंट्स के साथ बना है, तो ये सिचुएशन बहुत कम आती है। मतलब अगर छोटी एज से ही कनेक्शन नहीं जी, बना है हाँ, बच्चों से, तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा आती वो है। बड़ी एज में भी रहेगा हाँ, ही वो रहेगा। प्रॉब्लम ज़्यादा आती है वो बाद में। ओके, जैसे ये जैसे टीनेजर्स में है, उनका मूड स्विंग्स होते हैं, उसके पीछे स्ट्रेस होता है या एंजाइटी होती है या एंगर मैनेजमेंट को जैसे हमने बोला, तो उन बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं एज ए पेरेंट? जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा है आजकल, तो उनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है। फिजिकल एक्सर्शन उनको होती नहीं है। और एंगर क्या है, एक नॉर्मल इमोशन है, क्वाइट नॉर्मल इमोशन है एंगर। बच्चे ज़्यादा टाइम जो है अपना स्क्रीन पे ज़्यादा बिताते हैं, तो उसको तो हमने कंट्रोल करना ही है। लेकिन जो बच्चों का एंगर है उसको निकालना कैसे है, क्योंकि एंगर इज़ अ नॉर्मल इमोशन, वो सब में है, कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो कोई गलत बात नहीं है, सब करते हैं, नॉर्मल चीज़ है, ये इमोशन है। ये जैसे हम रो रहे हैं, जैसे हंस रहे हैं, वैसे ही गुस्सा कर रहे हैं, नॉर्मल है, ये नॉर्मल इमोशन है। लेकिन इसका क्या है कि इसको हमने इसको चैनलाइज करना होता है, गुस्से को, कि जब गुस्सा आ रहा है तो हमें क्या करना है। तो इसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक बारी करके नहीं आएगा। एक बारी जैसे लोग पूछते हैं कि भाई हमें उस टाइम पे तो याद ही नहीं रहता है कि काउंटिंग करनी है, या उस टाइम पे याद ही नहीं रहता है कि ये करना है जो आपने हमें टिप्स दिए थे। तो ये होगा प्रैक्टिस से, एक बार से नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे बीइंग अ पेरेंट्स हमें बच्चों को एंगर मैनेजमेंट सिखाना है। तो सबसे जो मुझे लग रहा है बहुत कारगर पॉइंट है कि जब किसी को गुस्सा आ रहा है, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, उसको उस सिचुएशन से दूर हो जाना है। घर में है तो अपना हाथ धोने चले जाओ, वॉशरूम चले जाओ, हैंड वॉश कर लो, है ना। बाहर है, कहीं ऑफिस में है तो आगे पीछे हो जाइए। मीन्स कि एक उस सिचुएशन को चेंज कर देना, मतलब जो वो मोमेंट है, हाँ, हमें उसको अवॉइड कर देना है। उस टाइम पे कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि जब एंगर हमारी बॉडी में होता है तो जो एड्रेनलिन ग्लैंड होती है हमारी, जो जिससे स्ट्रेस हार्मोन निकलता है, तो कॉर्टिजोल जो है वो स्ट्रेस हार्मोन है जो निकलता है हमारी बॉडी से। उस टाइम पे क्या होता है कि वो जब ब्लड में मिलता है, जैसे प्रेशर हुआ बॉडी में, गुस्सा आता है तो प्रेशर बनता है ना बॉडी में, तो उससे क्या होता है कि स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। वो क्या हुआ, ब्लड में मिल गया, उसके बाद जब वो ब्रेन में जाता है तो ब्रेन के जो मेमोरी सेंटर और जो लर्निंग सेंटर है वो डैमेज हो जाते हैं उस टाइम पे, फॉर सम पर्टिकुलर टाइम। ये नहीं कि ऑल टाइम, कुछ टाइम के लिए वो होता है, अपने आप वो चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं उसके। लेकिन उस सिचुएशन में अगर हम उस इंसान के साथ बात करेंगे तो वो तो बात करने के काबिल ही नहीं होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो बाद में हमने उस मोमेंट को स्किप कर देना है, बाद में कोई भी बात करनी बाद में कर लेनी है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कॉग्निटिव हमारी परसेप्शन है उसको चेंज कर देना। जैसे कि हमने किसी के बारे में सोचा कि उसने मेरे साथ ऐसे करा, तो कि कुछ भी जैसे हमने सोचा, इसको अपने माइंड को जो हमने सोचा उसको चेंज कर देना कि हो सकता है उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी जो उसने ऐसे बिहेव करा, हो सकता है उस टाइम उसके माइंड में कुछ चीज़ चल रही होगी इसलिए उसने करा। मीन्स कि जो हमारी कॉग्निटिव परसेप्शन है उसको क्या करा हमने, चेंज कर दिया ना। तो क्या हुआ, नेचुरली हमारा गुस्सा खत्म हो गया। गुस्सा कहाँ से हो रहा है, यहीं से आ रहा गुस्सा। नेक्स्ट पॉइंट है रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जैसे EFT है, कोहेरेंट टेक्निक है, फिर डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस हैं, योगा है, प्राणायाम है। प्राणायाम मीन्स प्राणों को नया आयाम देना, ठीक है। तो ये तो यहीं से लग रहा है कि प्राणायाम मीन्स अपने प्राणों को हम नया आयाम दे रहे हैं, वो प्राणायाम है। तो ये सारी चीज़ें, योगा, प्राणायाम या रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ये सारी हमारी डेली रूटीन का हिस्सा होनी चाहिए। अगर मॉर्निंग में नहीं कर पाए तो इवनिंग में बच्चों को भी और बड़ों को भी ये एंगर को मैनेज करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। आई थिंक इसमें स्कूल को थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना जरूरी है। हाँ, स्कूल में समटाइम जैसे प्ले के उनका स्पोर्ट्स का पीरियड रहता है तो वो डेली होना चाहिए, मे बी डेली होता हो, पर डेली होना चाहिए। मॉर्निंग में भी एक्सरसाइज होनी चाहिए सो दैट कि बच्चे का जो एंगर जो है वो जमा ना रहे, निकलता रहे। अच्छा, जैसे टीनेजर्स को ये बात बहुत ऑकवर्ड लगती है कि जैसे पेरेंट्स बोलते थे, अरे हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था।
हाँ, बोलते हैं। तो ये वाला जो वाक्य है, ये वाला जो सेंटेंस है कि हमने तो ऐसा नहीं किया, हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था, हमको तो ये नहीं मिला, तुमको मिल रहा है, फिर तुम। तो ये जो टीनेजर्स के जो एक ब्रेन है, उसका जो पैटर्न है थिंकिंग, उस पर कितना प्रेशर डालता है, और उसका जो बिहेवियर है उससे कैसे उसको मैनेज करे फिर बच्चा। सम टाइम क्या होता है कि पेरेंट्स, जैसे मैंने बोला कि एक्स जनरेशन वाई जनरेशन के जो लोग हैं, जो 70s और 80s का जिनका बर्थ है, वो हमारे एक्स और वाई जनरेशन में आते हैं। फिर उसके बाद 2009 से लेकर 2024 जो है वो हमारा अल्फा जनरेशन है, और इसी के बीच में ये जेन जी है, जो इससे पीछे जो जैसे 2000 में 95 से लेकर 2009 तक जो बच्चे हैं वो उनको हम जेनजी में लेते हैं। तो जो जेनजी और अल्फा जनरेशन है उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था। तो इसमें थोड़ा सा पेरेंट्स को भी देखना है कि अब टाइम चेंज हो गया है। हमारे टाइम में जो होता था वो अब नहीं है। अब टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, तो उसी हिसाब से, और वो टाइम बच्चों ने नहीं देखा है, उन्हें नहीं है पता। जैसे अगर मैं बोलूं कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनके हाथ में, पेरेंट्स के हाथ में फ़ोन है, तो उनको कैसे पता है कि बिना फ़ोन के कैसे रहते थे। आज के टाइम में अगर जैसे ये अलर्ट आ जाए कि सब इंटरनेट बिल्कुल ठप हो गया है, सब बंद हो गया है, तो ये वाली जनरेशन जो है ये तो पगला जाएगी। और हम लोग जो है, क्योंकि हमने वो टाइम देखा है विदाउट फोन वाला, तो हम कैसे एक्टिविटीज करते थे, तो उस हम मैनेज कर लेंगे। आजकल आपने ये भी सुना हो कि बच्चे बहुत टाइम के बाद बोलते हैं मैं बोर हो रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत जल्दी बोर होते हैं। बोर शब्द, और हमारी डिक्शनरी में ये बोर नहीं था, क्योंकि हमें पता था, क्योंकि हमें वो चीज़ें हमारी टाइम में वो जितनी फैसिलिटीज जो अब बच्चों को हैं वो उस टाइम पे नहीं मिलती थी। तो ये कंपैरिजन तो कहीं पे भी नहीं करना है। चाहे वो, जैसे मैंने पहले बोला था कि कंपैरिजन का मतलब है कि बिल्कुल खत्म, कंपैरिजन नहीं करना है। पेरेंट्स को ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए। का टाइम अलग था और बच्चों का टाइम अलग था। अच्छा, ये जो अभी एक सोशल मीडिया का जो डिजिटल वर्ल्ड जो है, इसमें क्या है कि इंस्टाग्राम है, ये जो आजकल के जो टीनेजर्स हैं, स्पेशली गर्ल्स और बॉयज़, इनको जो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बहुत हर्ट कर रहा है। क्योंकि हमेशा आपने सुना होगा कि लड़की बोलती है कि मैं ऐसी नहीं दिख रही हूँ जैसी वो दिखती है। लड़का बोलता है मेरा ऐसा फिजिक नहीं है, मैं तो जिम जाऊँगा, ऐसा फिजिक बनाना है कि जैसा वो है। तो वो उनको कितना उस चीज़ को लेके कैसे हम लोग इसको मैनेज करेंगे कि पेरेंट्स मैनेज करें या बच्चा अपने लेवल पे मैनेज कर पाए। बिल्कुल, सम टाइम ये एक केस मेरे पास आया था कि लड़की आई थी, अनमैरिड थी वो, तो फिर उसकी मतलब उसने ये बोला कि मेरे को मेरी मदर ही बोलती हैं कि तू देखने में कैसी है, कि तू देखने में अच्छी नहीं है, और जो लड़का तुझे एक बारी हाँ कर देगा उसको हाँ कर देना शादी के लिए। हाँ। तो उसने क्या करा कि काइंड ऑफ अगर वो हाँ कर देती तो उसका तो डिसीजन रॉन्ग हो जाता ना, सिर्फ ये देखने के लिए कि कोई भी मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन आ रही है तो मैं हाँ कर दूंगी, तो ये तो रॉन्ग डिसीजन हो गया लाइफ पार्टनर चुनने का। हाँ, तो आप किसी को भी हाँ नहीं कर सकते ना। तो एक तो ये नेगेटिव पॉइंट है कि कई बार मदर्स को भी डर रहता है कि जैसे कुछ बच्चे जो हैं देखने में उनको लगता है कि अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी ये टेंशन रहती है कि कल को मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। ये मेरे पास बिल्कुल केस आया था बच्ची का, तो उसने मुझे ये सारी चीज़ें, उसने इतनी सारी चीज़ें बताई जो शायद हमें लगता है कि नहीं पेरेंट्स ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं पेरेंट्स। मेरे पास वो बच्चे ने बोला कि मेरे को मदर ने ही इतना कॉम्प्लेक्स पैदा कर दिया कि मैं अच्छी नहीं हूँ और तुझे जो आएगा उसको हाँ कर देना। दैट मीन्स कि उसकी लाइफ पूरी स्पॉइल हो सकती है इसके लिए, मे बी कि अच्छी भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ ये पॉइंट रखना कि मैं अच्छी नहीं हूँ और कोई मुझे हाँ कर देगा तो मैं उसके साथ शादी कर लूंगी। मतलब ये तो केस हुआ कि घर से ही हुआ, लेकिन जैसे सोशल मीडिया पे है, सोशल मीडिया आई थिंक आजकल के टीनेजर्स क्या कहूँ कि मतलब जो आजकल के हम लोग भी हैं, कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहा है कि वो तो इतना अच्छा कर ले रही है, या इतना अच्छा कर ले रहा है, मैं क्यों नहीं कर ले। सेम यहाँ पे फिर वही कंपैरिजन वाली बात आ गई कि हम अपने आप को उसके हिसाब से देखते हैं, लेकिन मेरे पीछे क्या सिचुएशन थी और उसके पीछे क्या सिचुएशन है, बोथ आर डिफरेंट। और सबके पास इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, तो सबके अंदर कोई ना कोई ऐसी स्किल है जो निकलती है बाहर,
लेकिन बस वो निकालना मुश्किल होती है कि कौन सी ऐसी स्किल है। लेकिन क्योंकि भगवान ने इंसान को बनाया है ना, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर एक क्वालिटी जरूर दी है जिसके बिना पे वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। मतलब ये है कि हमें दूसरों की कॉपी ना करके बिल्कुल अपना एक जो अपना आइडेंटिटी है या अपनी आइडेंटिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो अपने ऊपर रखना है कि ठीक है, अगर मेरे से आज नहीं हो रहा है तो मैं कल कर लूंगा, ऐसा नहीं। लेकिन दूसरे को देख के ये नहीं करना है कि उसके पास क्या है, हो सकता है कि वो मेरे से भी ज्यादा दुखी हो अंदर से। कई बार ये सिचुएशन भी होती है कि बाहर से हम बहुत खुश दिख रहे हैं कि बहुत अच्छा घर है, सारी चीजें हैं, लेकिन अंदर से हम कितने दुखी हैं वो उसको पता है, लेकिन बाहर से नहीं दिखता है। अभी हमने जैसे पहले बात की थी पोन्स को लेके, जी जी, तो जैसे टीनेजर में ये क्रेज बहुत बढ़ रहा है आजकल। पोन्स देखते हैं, पोन साइट्स हैं, क्योंकि अवेलेबल है, अवेलेबल है, डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। तो क्या जो बच्चे पोन्स ज़्यादा देखते हैं, जैसे आपने बोला कि उनका डोपामाइन का जो एक रेंज होता है वो बहुत हाई हो जाता है, तो उनका जो एक फिजिकल एक अपीयरेंस है उस पर कि ये बच्चा ज़्यादा पोर्न देखता है और ये बच्चा नहीं देखता है, तो क्या उनका फिजिकल अपीयरेंस में भी कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं जो कि पेरेंट्स समझ पाएँ? क्योंकि पेरेंट्स ऐसा तो नहीं है कि हर टाइम उनको ऑब्जर्व ही करेंगे, तो पेरेंट्स कैसे समझ पाएगा कि मेरा बच्चा जो है वो पोर्न्स एडिक्टेड हो चुका है? देखिए, जब बच्चों के पास फ़ोन होते हैं तो उसमें एक हिस्ट्री आती है कि बच्चे ने क्या क्या देखा, लेकिन आजकल बच्चे कुछ ऐसे तिकड़म लगाते हैं कि वो हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं। लेकिन और कंप्यूटर की या लैपटॉप में ऐसी या फ़ोन में ऐसी सेटिंग्स होती हैं कि ये जान पाएँ कि बच्चे ने क्या कंटेंट देखा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स की अवेयरनेस, कि डिजिटल मॉनिटरिंग रहे। बिल्कुल डिजिटल मॉनिटरिंग रहे कि मेरा बच्चा अभी क्या देख रहा है, लेकिन उसको बच्चे को ना पता चले कि मेरे पे मॉनिटरिंग हो रही है। इससे क्या होगा कि एग्रेशन बढ़ेगा, उसको फ्रीडम फील नहीं होगा, अपने ही घर में उसको लगेगा कोई उसको 24 घंटे वॉच कर रहा है। तो बच्चे को ना पता चले, और कुछ हद तक जैसे बच्चे अपना गेम खेल रहे हैं, लेकिन स्क्रीन टाइम अगर हमने एक फिक्स कर दिया तो उतनी देर तक बच्चे को उतनी स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। बट हम जैसे बात करें टीनेजर्स की, हाँ टीनेजर्स क्या है, टीनेजर्स पे हम कंट्रोल नहीं ले सकते, बिल्कुल आजकल के बच्चे नहीं ले सकते हैं। तो जैसे मैं ये जानना चाह रही थी कि पोर्न देखने वाला बच्चा साइकोलॉजिकली उसमें आप क्या चेंजेस देखते हैं कि हम समझ जाएं कि हाँ ये बच्चा पोर्न देखता है? कि अगर हम डिजिटल मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, हमें ऐसा कुछ बच्चा जानने ही नहीं, मतलब बहुत सारे आजकल है कि हिस्ट्री डिलीट कर देंगे या कहीं से भी देखेंगे, आपका जो DNS है वो सब चेंज करके देखेंगे, तो कुछ उनका फिजिकल अपीयरेंस में या उनका कुछ एक जो होता है ना साइकोलॉजिकली, पेरेंट्स कैसे जाने कि हाँ मेरा बेटा या विदाउट हिस्ट्री देखे या विदाउट ये जाने कि बच्चा उसको फोन को चेक किए बिना पेरेंट्स को कैसे, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा जो है वो पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व है? तो ठीक है, इसके लिए कुछ बॉडीली चेंजेस आते हैं, लेकिन वो सारे बच्चों में नहीं आते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत शर्म महसूस करते हैं, कम बात करना स्टार्ट करते हैं, रूम में अपने रूम में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। तो जैसे आपको थोड़े बहुत ये वाले सिम्टम्स नजर आए तो आप जरूर उस बच्चे को वॉच कीजिए कि ये बच्चा इस टाइम पे क्या देख रहा है, कौन सा कंटेंट देख रहा है। ठीक है, और पोर्नोग्राफी का क्या है कि जितना बच्चे आजकल पॉर्न वीडियोस देख रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि पॉर्न वीडियोस में क्या होता है कि बच्चा जो है वो इतना उसको हैप्पीनेस लगती है कि वो बार बार वीडियोस जो है वो क्लिक करता है। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है कि उसका डोपामाइन, जैसे मैंने बोला कि वो रिलीज होता है, फील गुड फैक्टर है वो, फील गुड का हमारा वो केमिकल है, तो लेकिन एक हद तक ही वो रिलीज होगा। जब वो रिलीज नहीं होगा और रिसेप्टर्स, जैसे मैंने अभी पहले बताया, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारा ब्रेन जो है वो श्रिंक होना शुरू होता है। तो इससे ये ज्यादा होता है पोर्नोग्राफी से। तो इससे उनका आई थिंक एकेडमिक भी बिल्कुल, उनका एकेडमिक लेवल लो होता है, उनका न्यूरोलॉजिकल पैटर्न जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये मेरा क्वेश्चन था कि जो बच्चे पॉर्न्स देखते हैं जी तो उनका जो न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है वो उसमें क्या चेंजेस होते हैं? उसमें चेंजेस यही जो मैंने आपको बताया कि न्यूरोलॉजिकल पैटर्न में, अब हमारा ब्रेन किस चीज से, न्यूरॉन से बना हुआ है, तो न्यूरोलॉजिकल पैटर्न जो वो चेंज हो गए, क्योंकि ब्रेन ने इतना ज्यादा वो एग्जॉस्ट हो गया बार बार देख के, तो उनके न्यूरोलॉजिकल पैटर्न जो है बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। चेंज का
मतलब है कि जैसे मैंने बोला कि ब्रेन जो है वो श्रिंक हो जाता है, और ये सारी चीज़ें हमें उनके बिहेवियर में देखने को मिलती हैं, क्योंकि पेरेंट्स बिहेवियर ही नोटिस कर बिहेवियर सकते हैं कि उनका जो है, हमें लगता है कि बच्चा अंदर पढ़ रहा है तो तब तक तो हमें लगता है कि ठीक है, लेकिन जैसे उसका रिपोर्ट कार्ड आता है, उसका एकेडमिक लेवल बिल्कुल लो हो गया होता है, उसके मार्क्स बहुत कम आए होते हैं, तब हम जानते हैं कि हमें तो लग रहा था कि बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन ये तो इसके तो मार्क्स बिल्कुल ये फेल हो गया। तब धीरे धीरे पेरेंट्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं तो एक मिनट में या थोड़ी टाइम में ही पता नहीं चलती हैं, कुछ टाइम लगता है, और इसमें पेरेंट्स को पेशेंस रखनी चाहिए। और एक और पॉइंट जो मैं एडिशनली ऐड करना चाहती हूँ, अगर पेरेंट्स को पता चल गया कि मेरा बच्चा पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व है, तो उस टाइम पे उस बच्चे को कुछ नहीं बोलना चाहिए। ओके, ठीक है, उस टाइम पे बिल्कुल नहीं बोलना है। कोई उसके साथ कोई लेक्चर मेथड या उसको कुछ भी जैसे पेरेंट्स करते हैं कि बहुत कुछ डांट दिया, क्योंकि उसमें वो बच्चे जो हैं वो नेगेटिव स्टेप उठा लेते हैं। ठीक है, उस टाइम पे नहीं बोलना है। बाद में जब बच्चा कूल डाउन हो गया, उसके बाद उसको इसकी जो पोर्नोग्राफी के जो नेगेटिव रिजल्ट हैं उसके साथ बच्चे को अवेयर कराइए। ओके, तो इसमें ऐसी कौन सी सिचुएशन है कि अगर पेरेंट्स को किसी साइकोलॉजिस्ट से कनेक्ट करना चाहिए फॉर देयर चिल्ड्रन? बिल्कुल, तो जब बच्चे को आपको लग रहा है कि अब आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपका और उसके साथ इतना कनेक्शन बिल्डअप नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको कोई प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए, सो दैट कि बच्चा जो है वो उनकी बात सुने, क्योंकि दे आर स्किल्ड पर्सन, उनको पता होता है कि किस तरीके से हमें बात करनी है बच्चों के साथ। ठीक है, तो बच्चों को, तो पेरेंट्स को साइकोलॉजिकल हेल्प जो है वो ले लेनी चाहिए। लेकिन फिर मैं बोलूँगी कि साइकोलॉजिकल हेल्प लेने के लिए ये सोशल एक स्टिग्मा है कि लोग बोलते हैं कि क्या मैं पागल हूँ या मेरा बच्चा पागल है जो मैं साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाऊँ। सबसे बड़ा एक सोशल स्टिग्मा है ये, बहुत शर्म आती है। मेरे पास कॉल आती है तो कई बार विमेन ये बोलती हैं कि मैम हम आपके घर आ जाएं, अगल बगल क्लिनिक नहीं आएंगे, क्योंकि क्लिनिक में अगल बगल में कोई हमें देख लेगा कि हम आपके पास क्यों आए थे। तो आपके पास तो वही आते हैं ना जिनको प्रॉब्लम रहती है। फिर मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि मेरे पास सिर्फ वो नहीं आते हैं कि जिनको कोई ना कोई मेंटल इशू है या कोई मेंटली रिटार्डेड है या मेंटल डिसऑर्डर है। नॉर्मल अगर प्रॉब्लम है, टेंशन हो रही है या फैमिली में कोई इशू है, आप सजेशन लेने भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि साइकोलॉजिस्ट के पास पागल ही जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे ये आजकल जो पेरेंट्स हैं, टीनेजर्स के जो रिलेशनशिप है कि मेरे फ्रेंड का रिलेशनशिप है तो मेरा भी होना चाहिए। पीयर प्रेशर, अगेन पीयर प्रेशर है इसमें ड्यू टू रिलेशनशिप। बिल्कुल, तो इसको कैसे ये आजकल एक स्टेटस सिंबल है। हाँ, कि मेरी भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, मेरा भी बॉयफ्रेंड होना चाहिए। हाँ, चाहे उसको, उन बच्चों को अभी तक इतना उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई है कि ये क्यों होने चाहिए। हाँ, बट मेरे फ्रेंड का है तो मेरा भी होना चाहिए। इट इज जस्ट अ स्टेटस सिंबल कि बॉयफ्रेंड होना, गर्लफ्रेंड होना। और आजकल तो उसमें काउंटिंग भी मैं सुन रही हूँ कि हाँ मेरे कि उसकी 2 हैं, उसकी 4 हैं, ऐसे बच्चे बोलते। तो इसमें वो उनके अंदर अगेन सेंस ऑफ ग्रैंडिसिटी आती है कि भैया देखो, मेरे पास, वो अपने आप को एक ना पावरफुल मैन समझते हैं, पावरफुल गर्ल या पावरफुल बॉय, कि मेरे पास 2 बॉयफ्रेंड है, मेरे पास 4 बॉयफ्रेंड है, मेरे पास 4 गर्लफ्रेंड है। तो इन बच्चों की आप कभी भी गॉसिप सुनो तो ये सारी चीजें इनकी होती हैं। बट किसी हद तक ये गॉसिप जो है इस एज में इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, अदरवाइज रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रिलेशनशिप में बट ये चीज़ें सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है, बीइंग अ पेरेंट्स या बीइंग अ एल्डर पर्सन, कि रिलेशनशिप जो है एक लिमिट में होनी चाहिए, अदरवाइज कोई गलत नहीं है, क्योंकि वी लिव इन अ डिजिटल वर्ल्ड। लेकिन प्रियंका जी, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि जेकर पेरेंट्स ने इसको बहुत लाइटली ले लिया कि ठीक है रिलेशनशिप तो हो गया, लेकिन बच्चे को तो उसकी आदत हो गई, बाद में जाके तो वो अपनी मैरिड लाइफ में भी यही काम करेगा। नहीं, तो ये पसंद नहीं है तो ये ले लेता नहीं, यही तो मैंने बोला ना कि
मैंने पूरी तरह नहीं बोला कि रिलेशनशिप जो है बिल्कुल होनी चाहिए, मैंने ये बोला कि इसमें रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, लिमिट्स होनी चाहिए, बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए पेरेंट्स को, उनको बताना चाहिए बच्चे को कि क्या क्या लिमिट्स इसकी हैं, आप किस हद तक जा सकते हो। लेकिन कई मामलों में तो पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है। हाँ, कई मामलों में नहीं होता है पता, तो उसमें फिर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो फिर उस बच्चे की भी प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स को भी होती है। तो इसके लिए जो मैं शुरू से आपके साथ यही मेरी कॉन्वर्सेशन हो रही है कि बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसलिए ज़रूरी है कि हमें उनकी छोटी से छोटी बातों का पता चले और हम टाइम टू टाइम उनको गाइड कर पाए। जी, राइट। अच्छा, जैसे बच्चों की रिलेशनशिप होती है जी, और बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व भी हो जाते हैं उस रिलेशनशिप में, और जो वो रिलेशनशिप हर्ट होती है वो अपने आप को हर्ट करते हैं, उस टाइम पेरेंट्स उन बच्चों को कैसे गाइड करें? क्योंकि बच्चा इतना परिपक्व तो है नहीं कि इतना मैच्योर है कि उस वाले जो उसको हर्ट हुआ है या जो उसके इमोशंस हर्ट हुए हैं इस रिलेशनशिप से, कि उसको मैनेज कैसे करें। बिल्कुल। बच्चे उस टाइम पे उनका ब्रेन भी 20 से 22 एज तक जो है उनका ब्रेन ये डिसीजन लेने का कैपेबल नहीं होता है। और आपने देखा होगा कि जो ये हमारे ड्रग्स वगैरह जो बच्चे लेते हैं वो ज़्यादातर 20 से 25 की एज तक ही बच्चे लेते हैं। उस टाइम पे उनका जो ब्रेन है वो इतना कैपेबल नहीं होता है डिसीजन लेने के लिए, उतना डेवलप नहीं हुआ होता है कि ये चीज़ सही है या गलत है। तो फिर वही बात है कि पेरेंट्स की इसमें इन्वॉल्वमेंट है और बड़ों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चों को अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं तो बच्चों के साथ अगर आप क्वालिटी टाइम बिताओगे ना उनके साथ टाइम, तो उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। मतलब मेन मुद्दा यही है कि फैमिली बॉन्डिंग बिल्कुल होना ही चाहिए अगर आपको एक बिल्कुल उनको लोनलीनेस ना हो। हाँ, एक होता है मैम सॉलिट्यूड और एक होता है लोनलीनेस, है ना। तो सॉलिट्यूड क्या है? सॉलिट्यूड है कि इज अ गुड वर्ड कि ठीक है सॉलिट्यूड में है एकांत, जैसे मैंने बोला था, तो वो सही है, एक पॉजिटिव वे में हम उसको ले सकते हैं। लेकिन लोनलीनेस, अकेलापन, एक नेगेटिव वो है। जब बच्चे में ये सारी चीज़ें आती हैं तो बच्चा बाहर की तरफ को जाता है। बच्चा अब तो ये फैशन बन चुका है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, अदरवाइज कहीं कहीं कुछ केसेस में ये भी होता है कि बच्चे लोनली फील करते हैं घर पे, इसलिए बाहर की तरफ जाते हैं। जी। अच्छा, जिससे मैं एक और, जैसे टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं जी, या छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, तो जो घर का माहौल होता है जैसे कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है पेरेंट्स का या फैमिली में कोई डिस्प्यूट है, तो उनके दिमाग पर क्या असर होता है? बिल्कुल, अगर फैमिली में टॉक्सिक एटमॉस्फेयर रहेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोई भी बच्चा जो है वो मेंटली हेल्दी नहीं होगा। बच्चे हों या बड़े हों या खुद हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी, उसका असर नेगेटिव इम्पैक्ट उसका पड़ेगा। तो यहाँ पे कई बार फैमिली में टॉक्सिक रिलेशनशिप जो है वो इनफिडिलिटी के कारण आती है, ठीक है, बेवफाई के कारण। अच्छा। कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है किसी का, है ना, तो उसमें ये चीज़ें थोड़ी सी हमारी एक नेगेटिव वे में जाती हैं। तो इसमें बच्चों का जो माइंड है उसमें ये आता है कि घर में तो हर टाइम जो है वो ये वाला एटमॉस्फेयर रहता है, तो बाहर चलो। तो एक तो बच्चा जो है वो बाहर की तरफ को क्विट करना चाहता है उस एटमॉस्फेयर से, ठीक है। और इससे जैसे आपने बोला कि वो बच्चा जो है वो बागी बन जाता है, तो वो हर चीज़ में क्विट करता है फिर, कि वो उसको घर आना अच्छा नहीं लगता है। इससे उसका जो फ्रेंड सर्कल है वो बढ़ जाता है, बाहर ज़्यादा रहता है, उसको अच्छे और बुरे की पहचान ही नहीं होती क्योंकि घर पे बात ही नहीं हो पाती है। उसको उसी के लेवल के बच्चे मिलते हैं, तो उसमें क्या हो गया कि सेम ब्रेन है, तो वो सेम ब्रेन जो है एक दूसरे को क्या गाइड करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स की गाइडेंस तो उनको नहीं मिलती है, तो बच्चे हर सिचुएशन में क्विट करते हैं और बागी बन जाते हैं।